सर, असुद्दीन ओवैसी के मुद्दे पे आते हैं। अब जैसे जो बाइपोल का इलेक्शन होता है उसमें असुद्दीन ओवैसी उतने वोट काटते हैं जिससे बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाता है। असुद्दीन ओवैसी और बीएसपी उतने ले गए गोपालगंज की जैसे सीट पे कि बीजेपी जीत गई। ऐसे में जो कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं उनको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि असुद्दीन ओवैसी के जनरेटर में पीछे से आप ही ईंधन भर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, आपके पास आंकड़े होने चाहिए। ओवैसी की पार्टी इस देश के विधानसभा में 1.3% विधानसभाओं में चुनाव लड़ी है और 1.3% विधानसभा से सरकारें नहीं बनती है। पर सही जगह पे भारतीय जनता पार्टी 100% पर लड़ती है, जनता का विश्वास हासिल करती है और सरकार बनाती है। मगर आपको इसी प्रकार से ढूंढना है तो ठीक है भैया, ढूंढो। जनता भी असेसमेंट करेगी कि क्या असेसमेंट होगा। 1.3% के आधार पर बीजेपी इसके आधार पर चुनाव लड़ती है। नहीं, पर जैसे उन्होंने 12,214 वोट काटे। अरे यार, 1% सीट होते हैं। 182 में वो 10 सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या ले लेकर ये राहुल मेरे सामने रखते हो आप? ऐसे नहीं होता है भाई। 182 सीटों पर हम चुनाव लड़े, 182 पर मैंडेट मांग रहे, 10% से क्या होता है? और आप क्या कहना चाहते हो? किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? लड़े वो भी लड़े। इससे क्यों किसी से डरना चाहिए? हम तो नहीं डरते किसी से। जो आए वो, जो जिसका भी गुजरात में चुनाव लड़ना है, स्वागत है। आओ पधारो मेरे गुजरात में, आओ लड़ लो। स्वाभाविक नहीं, लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पहलू ही ये है कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, जनता निर्णय करती है। सर, एक मुद्दा गुजरात के चुनाव में युवाओं ने ये पूछा पेपर लीक का, जो कि कई दफा हुआ, 22 दफा पिछले 7 साल में पेपर लीक का मुद्दा आया। ये आगे चल के ना हो, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? कैसे इंश्योर करेंगे कि ये बार बार एग्जाम फिर से देना पड़ता है? जीपीएससी का चीफ ऑफिसर का एग्जाम हो, टीचर्स का एग्जाम हो, मुखिया सेविका का एग्जाम हो, रक्षक दल का एग्जाम हो, हेड क्लर्क का एग्जाम हो, बार बार ये पेपर लीक को आप कैसे रोकेंगे? देखिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी कई राज्य सरकारों में पेपर लीक के मामले आए हैं। मुझे लगता है इस पर राष्ट्रीय बहस की जरूरत है, क्योंकि जो आउटसोर्सिंग होता है वो आउटसोर्सिंग किसका टेंडर लो है इसके आधार पर दिया जाता है, और जो एजेंसियां हैं आउटसोर्सिंग में, जो एजेंसी टेंडर प्राप्त करती है, इसकी मंशा पर भी कई जगह पे सवाल आए। क्योंकि मैं एक इन्वेस्टिगेशन को फॉलो कर रहा था जो जम्मू कश्मीर में लीक हुआ था। तो इस पर एक राष्ट्रीय बहस की जरूरत है। कोई नई पद्धति देश ने इजाद करनी पड़ेगी और ढंग से कोई व्यवस्थित तरीके से सरकारी एक एजेंसी बनाई जाए जो सारे राज्य सरकारों को काम कर दे, या इस तरह से एक आउट ऑफ बॉक्स सोचकर इसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये सिर्फ गुजरात नहीं, समग्र देश की एक समस्या है जिसको द्रुत गति से हल करना चाहिए। सर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक आंकलन किया टैल्कम पाउडर के इंपोर्ट को लेके, और उसमें यह पाया कि टैल्कम पाउडर का इंपोर्ट बहुत बढ़ रहा था, और इतना टैल्कम पाउडर आ गया कि अगर हर हिंदुस्तानी भी टैल्कम पाउडर लगाते फिर भी टैल्कम पाउडर एक्स्ट्रा हो जाएगा। और कुछ कुछ जगह पे जब रेड हुई तो टैल्कम पाउडर के उस कंसाइनमेंट में ड्रग्स निकले। अब सवाल यह है कि देश के गृह मंत्री के तौर पे टैल्कम पाउडर के रास्ते से देश में ड्रग्स भेजने का जो सिलसिला है उसको रोकने के लिए आप कैसे सोच रहे हैं? नहीं, हमने ही तो रोका है। कौन सी सरकार? कुछ कुछ रोका, कुछ कुछ आ गया। हमने ही पकड़ा है, और उसके बाद जितने जितने कंसाइनमेंट इस तरह से शंकास्पद थे, जिनकी ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू उनके बिल ऑफ लेडिंग से ज्यादा हो जाती थी, वो सारे कंसाइनमेंट को रीचेक किया है। बहुत बड़ी षड्यंत्र को भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने ही पकड़ा है, और इसीलिए किसी भी 3 साल को देश के ले लो, सबसे ज्यादा 750 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया है, और ये 3 साल में 750 के बनाम 20,000 करोड़ के ड्रग को पकड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। एक चुनाव गुजरात में हो रहा है, एक चुनाव दिल्ली में हो रहा है, और अब अरविंद केजरीवाल को समझ में नहीं आ रहा कि गांधीनगर में रहें या फिर दिल्ली में। क्या उलझाया आप लोगों ने कि दोनों चुनाव साथ में करा दो, कि वो सोच ले कि एमसीडी जीतना है या गुजरात? तो भाई हम भी दोनों जगह लड़ रहे हैं। तो आपकी इतनी बड़ी पार्टी है। बड़ी पार्टी क्या होती है? उनको भी गुजरात में पार्टी है, हमारी भी गुजरात में पार्टी, उनकी भी वहां पार्टी है, हमारी भी वहां पार्टी है। चुनाव तो सब जगह लड़ने पड़ेंगे, वरना तो आप बाद में कहो केजरीवाल जी लड़ पाए इसलिए देश की संसद के चुनाव टुकड़ा टुकड़ा कराकर हर महीने करते जाओ क्योंकि केजरीवाल जी लड़ पाए। यार क्या लेकर आते हो यार,
ऐसे थोड़ी ना होता है। चुनाव होते हैं, सबने लड़ने पड़ते हैं, अपनी कैडर को लड़ाना पड़ता है। क्या आपको यह चिंता है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी इस दफा एमसीडी के चुनाव में आप पे भारी पड़ सकती है? क्योंकि जितनी भी आपकी इकाइयां हैं, सर मेरा सवाल, जितनी भी आपकी इकाइयां उसमें दिल्ली बीजेपी उतनी स्ट्रांग नहीं जितनी की बाकी जगहों पे, क्या आपके लिए सिरदर्द है ये? देखिए, एमसीडी ने बहुत अच्छा काम किया है, हम बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अभी गया नहीं हूं, 3 दिन मैंने दिए हैं, मैं जाऊंगा 20, 21 और 19 शायद मैं एमसीडी में जाने वाला हूं। परंतु एमसीडी में हमने बहुत अच्छा काम किया है। दिल्ली की जनता, मुझे पूरा भरोसा है कि चौथी बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। आपने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया, बहुत वक्त से प्रेशर भी था, सवाल भी थे कि अगर इतनी बड़ी आतंकवादी संस्था है तो आप बैन कीजिए, फाइनली आपने बैन कर दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एसडीपीआई जो कि उसकी पॉलिटिकल विंग है वो बहुत सक्रिय हो गई केरल में, बाकी जगहों पे। क्या पहले जैसे सिमी बैन हुई और एक नए नाम से पीएफआई स्टार्ट होगी, आपको चिंता है कि आपने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे तो कार्रवाई की, अभी किसी और नाम में फिर शुरू हो जाएंगे? देखिए, पीएफआई पर बैन का निर्णय शुद्ध रूप से भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए लिया गया है। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिया गया है। और पहले तो काफी कुछ होता था, मगर मैं विश्वास से कहता हूं कि नाम बदलकर भी काम करने की किसको अनुमति नहीं है। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश की एकता के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता, सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। सर, जम्मू कश्मीर में हालत बेहतर हो यह आपकी एक बड़ी प्राथमिकता है। आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद कुछ हद तक स्थिति बेहतर भी हुई, लेकिन जो वहां पे हिंदू पंडित लोग रहे, कश्मीरी पंडित जो लोग रह रहे, उनको अटैक किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। यहां तक कि कुछ फैमिलीज जो कि 30 साल वहां रही अब मजबूरी में निकल रही हैं। ऐसे में जो कश्मीरी पंडित समुदाय है वो सोचता है कि आपसे इतनी उम्मीद की कि आप वहां पे और लोगों को जाके बसाओगे, जो है उनको छोड़ना पड़ रहा है। देखिए, किसी भी साल का आपको छुट्टी है, 1990 से लेकर आज तक किसी भी साल के कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, सबसे कम धारा 370 हटाने के बाद हो गए, सबसे कम। ये तो जो टारगेट किया जा रहा है उनको कैसे आप इंश्योर करेंगे कि उनको सेफ्टी मिले? देखिए, उनकी सुरक्षा के लिए ढेर सारे कदम उठाए, मगर टेररिज्म वहां पर पूर्णतया से समाप्त होने में समय लगता है। मगर जब आंकड़े 80% तक कम हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं अच्छी दिशा में जा रहा है। 100 से 20 हो गया, उसको देखने की जगह 20 क्यों हुआ, ये पूछने का तो आपको अधिकार है। सही है, मगर वो कितना लाजमी है या नहीं है वो जनता को तय करना पड़ेगा कि 100 से 20 हो गया। 20 नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूं, हमारा लक्ष्य भी वही है, मगर एक समय लगता है। यही जम्मू कश्मीर है जहां से 90 से 98 तक हर रोज 25-25 लोग, 10-10 लोग, 15-15 लोगों की हत्याएं की जाती थी। उस वक्त भी इतना शोर शराबा नहीं किया जाता था।